हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से जो NCERT है, जो सबसे ज़्यादा कहा जाए कि हम भरोसा करते हैं, जिसके कंटेंट पर लेकर के सरकार के द्वारा पब्लिश होती है, उसमें पिछले कई सालों से सरकार लगातार कुछ ना कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रही है। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे कि पिछले 2 दिन पहले सरकार ने यानी कि NCERT ने अपनी कक्षा 6 की किताब में, जो कि सामाजिक विज्ञान की किताब है, उसमें कई सारे बदलाव किए हैं। ठीक है ना। उस बदलाव को लेकर के हम चर्चा करेंगे। उनमें से सबसे प्रमुख है कि ग्रीनविच, जो आप अच्छे से जानते हैं, जो मीडियन रेखा है, जो आपके ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर के गुजरती है, प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, उसके बारे में कहा गया है कि उससे भी पहले भारत में अपनी खुद की मध्याह्न रेखा थी, जिसे मध्य रेखा कहते थे। ऐसे कई सारे बदलाव NCERT कर रही है, जिसे हम आज पढ़ेंगे। NCERT के प्रमुख बदलाव के संदर्भ में बहुत जरूरी है जानना कि आखिर इतिहास की इन किताबों में सरकार मतलब NCERT क्यों ऐसा बदलाव करने जा रही है, उसके पीछे मकसद क्या है, क्या क्या बदलाव हैं। तो एक मोटा मोटा बता दूं तो इसमें 3 से 4 चीजों पर विशेष तौर पर फोकस किया गया है। एक मुद्दा रखा गया है जाति आधारित भेदभाव को लेकर के, कि अब इतिहास की इस किताब में जाति आधारित भेदभाव के बारे में कोई चर्चा नहीं की जाएगी। ठीक है ना, वो हटा दिया गया है। हड़प्पा की जगह सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में चर्चा की गई है। ठीक ना। सांची स्तूप है, महाबलीपुरम के मंदिर हैं और अजंता की गुफा के जो चित्र हैं, उनके बारे में जो जिक्र था उसको भी हटाने का प्रयास किया गया है। और सबसे प्रमुख, भारत की अपनी प्रधान मध्याह्न रेखा थी, उसके बारे में उसमें जगह में जोड़ा गया है। तो ये 4 प्रमुख बदलाव हैं जिनके बारे में चर्चा की गई है और इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। समझ लीजिए, एक एक के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो ये है कि दोस्तों, यदि आप प्रॉपर तरीके से 2025-2026 को टारगेट करते हुए सिलेक्शन लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप प्रॉपर IAS बने, तो इसके लिए आपको चाहिए कम से कम 300 प्लस ऑप्शनल में मार्क्स। और इस मामले में इतिहास आपकी सहायता कर सकता है। न केवल इतिहास आपके ऑप्शनल में 300 प्लस नंबर दिलवा सकता है, बल्कि GS में भी आपके नंबर को काफी हद तक इंप्रूव कर सकता है, जो कि आपके प्रॉपर तरीके से IAS के पोस्ट के लिए सिलेक्शन में सहभागी होगा। ठीक है ना। और इस बैच में, जिसे कि हम प्रतिज्ञा बैच कर रहे हैं, ये आपके 25 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है दोपहर में 1 बजे। तो जल्दी से इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी क्लासेस, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपके अवेलेबल है और इसकी जो फीस है 15,999 रुपए। मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे MK लाइव कोड के साथ में। ठीक है ना। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फीस 20,499 से घट करके मात्र 15,999 रुपए हो जाएगी। और इसके साथ मेरे से जुड़ करके आप तैयारी करेंगे विद इन 6 मंथ, पूरा कोर्स विद इन टाइम, हर चीज का एक टॉपिक बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इसको पढ़ सकते हैं। और जो बात छात्र पढ़ रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं कितने सिंपल, कितने इजीएस्ट तरीके से इतिहास को आपके दिमाग में सेट कर सकता हूं मैं, और आराम से इतने नंबर आपके आ सकते हैं, बिल्कुल इजी। ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी कीजिए, लेट मत कीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि जितना ज्यादा लेट करेंगे समझ लीजिए आपको उतना ज्यादा समय लगेगा, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको 60% से ज्यादा मार्क्स देता है। तो नेचुरल सी बात है, उस पर 1 से 2 बार उसका अच्छे से रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि जितने भी टॉपर्स हैं जिनकी रैंक आती है वो ऑप्शनल की वजह से आती है, GS की वजह से नहीं आती। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है ना। तो जल्दी कीजिए। और बाकी अब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में कि प्राइम मीडियन रेखा, कहा गया है कि उज्जैन भारत की प्राइम मीडियन रेखा थी एंशिएंट पीरियड में, जिसे मध्य रेखा कहा जाता था। क्या कहते थे? मध्य रेखा। अभी आप जानते हैं कि ये लंदन से होकर गुजरती है, जिसके भारत की तरफ आने पर 5.5 घंटा हम क्या हो जाते हैं, आगे हो जाते हैं। ठीक है ना। अगर दिन के 12 आपके प्रधान मध्याह्न रेखा पर हो रहे हैं तो हमारे यहां 5:30 बज रहे होते हैं शाम के। ये बात आप अच्छे से जानते हैं।
लेकिन उस समय बताया गया कि ये जो रेखा उज्जैन से होकर गुजरती थी, ये थी हमारी अपनी प्राइम मध्य रेखा, ये गुजरती थी। और बताया गया है कि ये जो कंसेप्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा वो लिंक है। और उस समय सारे के सारे खगोल की पहचान इसी के माध्यम से होती थी, क्योंकि उज्जैन जो है, ध्यान रखना, उज्जैन कई शताब्दियों तक खगोल विज्ञान का केंद्र रहा था। कई शताब्दियों तक विज्ञान का केंद्र, कई शताब्दियों तक खगोल विज्ञान का केंद्र, खगोल विज्ञान का केंद्र रहा था। यहीं पर आपके एक बहुत बड़े विद्वान थे, बराहमिहिर। गुप्त पीरियड में आप अच्छे से जानते होंगे, बराहमिहिर बहुत बड़े खगोल विद्वान थे, मैथमेटिशियन भी इनको कुछ लोग जानते हैं। लगभग कहा जाता है कि गुप्ता पीरियड में, यानी कि आज से लगभग 2000 साल पहले, 1500 साल पहले ये यहां पर रहा करते थे। और यहीं पर रह करके उन्होंने अपने कार्य किए, बहुत सारे उन्होंने रिसर्च वर्क किया, कई सारी किताबें लिखी इन सब क्षेत्रों पर, ठीक है ना, ये सारी चीजें थी। और ये एक केंद्र था। इसी वजह से उस समय के जो विद्वान हैं वो यहां पर देखेंगे तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में प्रॉपर तरीके से वो जानते थे और जानकारी रखते थे। साथ के साथ ये चूंकि केंद्र था, इसी वजह से यहां से होकर के जो रेखा गुजरती थी उसी के अनुसार पूरे पूरे ग्रह नक्षत्रों की गणना की जाती थी, पूरी की पूरी गणना की जाती थी। यही एक वजह है कि सभी विद्वानों ने उस समय में उज्जैन के गुजरने वाली रेखा को ही प्राइम मध्याह्न रेखा माना था, जैसे मध्य रेखा कहते थे, क्योंकि इसी के अनुसार वो गणना करते थे, उनके बारे में पूरी जानकारी थी। और खगोल विज्ञान का भारत बहुत बड़ा सेंटर रहा है पूरे एंशिएंट पीरियड में, ये बात आप अच्छे जानते हैं। इसीलिए इस पॉइंट को एनसीईआरटी ने अपनी इस सामाजिक विज्ञान की किताब में ऐड कर दिया है, जिससे कि भारत के आने वाली जो पीढ़ी है या भारत के इस समय का जो छात्र है वो पढ़ सके, जान सके कि हमारे यहां भी ऐसा कुछ था, हमारी कुछ वैज्ञानिक उपलब्धियां भी थी कि नहीं थी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक कुछ और चीजें और भी हैं, उनको आप जरूर जान लीजिए। वो है आपका एक बदलाव, ये बहुत बड़ा बदलाव आपके किस चीज को लेकर के, जाति व्यवस्था को लेकर के, ठीक है ना। वैदिक काल के संदर्भ में इसमें जो नया बदलाव है वो ध्यान रखिएगा, नया बदलाव ये वैदिक काल के संदर्भ में कहा गया है। और वैदिक काल के संदर्भ में दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा कि वैदिक काल के संदर्भ में कहा गया है कि इस समय में कोई जाति व्यवस्था का उन्होंने उल्लेख नहीं किया, यानी कि जाति व्यवस्था या भेदभाव इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, प्रयोग नहीं किया। अब बात आती है किस चैप्टर में, भारत और उससे परे समाज की खोज, यह चैप्टर का नाम है, ध्यान रखना। यानी कि जो बदलाव है, जो अध्याय है जिसमें बदलाव किया गया है, वो समझ लिए क्या बदलाव है। भारत और उससे परे समाज की खोज, ये आपका चैप्टर है। इस चैप्टर में उन्होंने जाति व्यवस्था शब्द का उल्लेख नहीं किया, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, इसमें वैदिक या वेदों का वर्णन किया है, लेकिन इसका उल्लेख नहीं है। इसका वर्णन किया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कहा गया है कि इस पीरियड में शूद्रों को प्लस महिलाओं को, यह साफ साफ कहा है, शूद्रों और महिलाओं को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। अधिकार नहीं था, यह साफ साफ कहा गया है।
यानी कि इस चैप्टर में यह कहा गया है कि शूद्र और महिला एक ही कैटेगरी में थे, लेकिन उनको वेदों और पुराणों इन सब चीजों के अध्ययन का अधिकार नहीं था, यानी किसी प्रकार का कोई अनुष्ठानिक कार्य वो नहीं कर सकते थे। ये कोई अनुष्ठानिक कार्य नहीं कर सकते थे, ये साफ साफ कहा गया। इसके अलावा इसमें और क्या क्या चीज की गई है वो ध्यान रखिएगा। अन्य जो बदलाव इस चैप्टर के अंतर्गत किए गए, इसमें कई व्यवसायों की जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि इसमें इस पीरियड में कई सारे व्यवसाय थे, जैसे बढ़ई, उनकी चर्चा की गई है, नाई, कुम्हार, धनुक, माली, ऐसे कई सारे जो जातियां हैं, कृषक हैं, भवन निर्माता हैं, कृषक हैं, भवन निर्माता हैं, यानी कि जो मिस्त्री हैं, कर्मचारी हैं, इन सब का सोचिएगा कई व्यवसाय थे, इनकी जानकारी दी गई है, इनकी जानकारी दी गई है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, वहीं पर ध्यान रखिएगा पुरानी किताब में क्या था। पुरानी किताब में ओल्ड एनसीईआरटी में ध्यान रखना, इसका मतलब हो गया ओल्ड एनसीईआरटी, यानी कि जो इससे बदलाव से पहले थी, उसमें ध्यान रखना 4 वर्णों का जिक्र किया गया था, 4 वर्णों का जिक्र था। लेकिन नए बदलाव में, नई व्यवस्था में, यानी कि जो नई एनसीईआरटी लिखी गई है, बदलाव जो किए गए हैं, उसमें वर्ण का उल्लेख नहीं है, जानकारी नहीं दी है। क्लियर है? अब ये क्यों नहीं दी है, क्या नहीं दी है, ये हम चर्चा अलग से करेंगे। ये हमारा आपका अभी हाल फिलहाल का विषय नहीं है, बस अभी पहले ये जान लीजिए कि ऐसा नहीं होता था। पुराने में उन्होंने एक चीज और कही थी, वो ये था कि वर्ण का निर्धारण, वर्ण का निर्धारण किससे होता था? वर्ण का निर्धारण होता था जन्म से। यह पुराने वाले इस व्यवस्था में कहा गया था। अब बताइए, ये सारे पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं हुए आप सभी लोगों के? अच्छे तरीके से समझ लीजिए, जान लीजिए क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें कई और बदलाव भी हैं कई और बदलाव भी हैं, और वो बदलाव क्या दिए गए हैं ध्यान रखिएगा। इसमें जो नए बदलाव किए गए हैं वो और ध्यान रखना, वो बदलाव है, आपने देखा होगा कि ये एक तरीके से मान के चलिए कि कुछ कुछ मिलता जुलता सा आपका मैप है इंडिया का। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि इंडिया में सिंधु नदी यहां से होकर गुजरती है, ये रही, ठीक। सिंधु की इधर आपकी कई सारी सहायक नदियां हैं, ये रही, और कुछ सहायक नदियां इधर हैं, ये रही। ये इंडस है, सिंधु नदी है, और ये इसकी पश्चिम की सहायक नदियां, और ये पूर्व की सहायक नदियां, ठीक है ना। इसी के साथ में एक चीज की जानकारी और भी है कि यहीं पर राजस्थान गुजरात से होते हुए आपकी एक नदी और बहती थी, जिसे हम कहते थे सरस्वती, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, सरस्वती। अब आप अच्छे समझिएगा, जो बदलाव दिया गया है वो ये कहा गया है कि अब हड़प्पा सभ्यता की जगह के स्थान पर अब सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया है, सिंधु सरस्वती सभ्यता, ये रहा। क्योंकि हड़प्पा आपका ये रहा, यहां पर, यहां देखेंगे रावी नदी के तट पर, ठीक है ना, पूर्वी पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाले हिस्से में, ठीक है ना, पश्चिमी जो पाकिस्तान है, वहां पर उस पाकिस्तान वाला जो पंजाब है उसमें इसकी जानकारी है,
पहली बार आपकी हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, इसलिए उसके नाम पर हड़प्पा सभ्यता रख लिया गया। अदरवाइज इसको सिंधु सभ्यता कहते थे, एक कांसे की सभ्यता रही। लेकिन जैसे जैसे खुदाई हुई वैसे वैसे आपके राजस्थान और अन्य कई जगह पर, हरियाणा में कई जगह पर आपको नई साइट्स और मिली। बहुत सारी जो साइट्स हैं आपके गुजरात में हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र में हैं आपकी, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में है जहां पर सिंधु नदी की कोई सहायक नदी नहीं है, ठीक ना, यमुना नदी के साइड में है। यहां तक यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं वो सिंधु नदी घाटी के बाहर के क्षेत्रों में भी मौजूद है। कहा गया है कि अधिकांश अब जो स्थल हैं, खासकर सरस्वती वाले, इनमें आप देखेंगे तो एक राखी गढ़ी है, सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी, ठीक है ना। राखी गढ़ी के अलावा गवरी माला है, ठीक है ना, कौन सा है, गवरी माला। ऐसे कई महत्वपूर्ण स्थल हैं जो सिंधु नदी से बाहर हैं। और जब ऐसे बहुत सारे सैकड़ों स्थल सिंधु नदी से बाहर के क्षेत्र में मौजूद हैं तो फिर इसको सिंधु सभ्यता क्यों कहें। इसीलिए इसमें यह इस्तेमाल किया गया है कि अब यह सिंधु सरस्वती सभ्यता कहलाएगी, ठीक है ना। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो सरस्वती नदी है, हम लोग सरस्वती जानते तो हैं, बहुत छोटा सा एक टुकड़ा बचा हुआ है, अधिकांश सूख चुकी है। इसे वर्तमान में घग्गर नदी कहते हैं, घग्गर कहते हैं भारत में, और इसी को पाकिस्तान में कहते हैं हाकरा, बाद में, क्योंकि ये उस समय पाकिस्तान तक तो नहीं जाती थी, लेकिन कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में इसको हाकरा कहते हैं। तो इसी के घाट को कहते थे घग्गर हाकरा पाठ, इसीलिए अब इसका नाम रख दिया गया है सिंधु सरस्वती सभ्यता। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गए, 2 पॉइंट क्लियर हो गए, एक उज्जैन का, ठीक ना, दूसरा आपका जाति व्यवस्था को लेकर के, तीसरा आपका सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं उसके नाम बदलने को लेकर के, ये तीसरा बदलाव है। इसके अलावा एक बदलाव और भी है, वो ये है कि ये है आपके अजंता के चित्र, ये है आपका सांची का स्तूप, और ये है आपका महाबलीपुरम के रथ मंदिर, महाबलीपुरम रथ मंदिर, सांची स्तूप। इसका निर्माण मौर्य काल में अशोक ने करवाया। अजंता की गुफाओं का निर्माण जो है आपके बाकाटक गुप्त शासक, ठीक है ना, सातवाहन, इक्ष्वाकु, कहा जाता है कि इन सभी वंश के शासकों ने कुछ चीजें करवाई हैं। तो इस किताब में जो बदलाव हुआ ये है कि नए बदलाव में ध्यान रखना, इन सभी का जो जिक्र है वो समाप्त कर दिया गया है। इनका जो जिक्र है या चर्चा है हटा दिया गया है, बोले कि इनका कोई जिक्र या इनकी चर्चा नहीं की जाएगी, उस किताब में से इनको हटा दिया गया। ओके, ध्यान रखिएगा। तो इस चेंज को कर दिया गया है। अब इसको लेकर के एनसीईआरटी के जो डायरेक्टर हैं दिनेश सकलानी, उनसे पूछा गया कि आखिर ये बदलाव क्यों किए गए। तो उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को सिलेबस को थोड़ा कंसाइज करना चाहते हैं और अननेसेसरी बहुत सारी चीजों को से हम बचना चाहते हैं, हम दूर की सोच के चल रहे हैं, इसलिए ये उन्होंने किया है इसके तहत। इसलिए ये चीज आपको सामने मैंने रखी है। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया। तो 4 बदलाव अपने सामने प्रॉपर तरीके से आपने देख लिए, पढ़ लिए, समझ लिए क्या क्या बदलाव हैं। सबसे पहले आपकी एक चीज जो ऐड की गई है वो ये है कि उज्जैन की जो प्रधान मध्याह्न रेखा जिसे मध्य रेखा कहते थे उसका जिक्र किया गया है, उसको जोड़ा गया है, ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2,
वैदिक काल के अंदर जाति व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, बाकी सारी चीजों का जिक्र किया गया है, भेदभाव का जिक्र नहीं किया गया। बताया गया कि हाँ कुछ कुछ भेदभाव होते थे, लेकिन जाति व्यवस्था शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, इनका कोई चर्चा नहीं की गई है। उन्होंने बस कारीगरों के समूह की जिक्र किया है, कर्म करने वाले। तीसरा आपका जिक्र था, आपका जो मैं आपको बता रहा था, वो था आपके क्या कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता को लेकर के। हड़प्पा सभ्यता का नाम की जगह पर अब सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाने लगा, क्योंकि अधिकांश स्थल बेशक सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी के क्षेत्र में है, लेकिन बहुत सारे स्थल हैं जो उससे बाहर हैं। तो फिर इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाए? कोई जरूरत नहीं है उसको कहने की, फिर दोनों को मिला के कहिए, ठीक है ना। आगे और एक बदलाव यह है कि इसके तहत जो अजंता की गुफा के जो चित्र हैं, सांची स्तूप का जिक्र है, या महाबलीपुरम रथ मंदिर के जो हैं जिक्र किया गया है, उन सबको हटा दिया गया है। बोले कि इन सबको हटा दीजिए, इनको नहीं रखा जाएगा इसके अंतर्गत। तो ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इसके अलावा कुछ चीजें और भी हैं जो इसमें की गई हैं, उनको मैं और बता रहा हूं कि और कौन कौन से चैप्टर आपके हटाए गए हैं। तो उसको बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि आपका जो जीएस फाउंडेशन का P2I बैच हमने लॉन्च किया था, उसका तो एडमिशन क्लोज हो गया, लेकिन प्रतिज्ञा बैच मतलब जिसमें प्री पास करने पर 2025 के प्री पास करने पर आपकी पूरी फीस रिटर्न हो जाएगी, ठीक है ना। एक प्रतिज्ञा ये थी। दूसरा, आपको 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दे दी जाएगी, ये ध्यान रखना। उस बैच का प्रारंभ हो रहा है आपके 27 जुलाई से शाम को 6 बजे, यानी कि नए बैच की शुरुआत शाम को 6 बजे, ठीक है ना। और ये इस बैच की जो फीस है वो मात्र रखी गई है 27,999 रुपए, और इसके लिए आपको कोड यूज करना होगा MK Live। कंसेप्ट वही है, ज्योग्राफी के साथ हिंदी का बैच स्टार्ट हो रहा है, बाकी इंग्लिश भी है और इंग्लिश भी है, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज जो समझने वाली बात है वो ये है कि इसका टारगेट होगा कि आप प्री पास करें और हम आपको प्री पास करवाएं। अगर आप चाहते हैं मेरे गाइडेंस में रह करके तैयारी करना, प्रॉपर तरीके से जानना समझना, जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई किया था, तो मैं चाहूंगा कि आप भी क्वालिफाई करें। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, इस कोड के थ्रू आपको एडमिशन लेना है, मुझे इन्फॉर्म करना है, फिर मैं आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हूं, और उस पर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया है अपने उन सभी छात्रों के लिए जो मुझसे मेरे गाइडेंस में रह करके तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको जरूर ज्वाइन करिए, बात समझिएगा। 27 जुलाई शाम को 6 बजे, ओके, क्लियर है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जो मैं बता रहा था कि एनसीईआरटी में जो बदलाव किए गए हैं उसको आप समझ लीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं एक चीज बता दे रहा हूं। ये मेरा कोड है जिसका इस्तेमाल आप किसी भी कोर्स को परचेज करने के लिए कर सकते हैं और एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं, मेरी गाइडेंस आपको मिलेगी। साथ के साथ ये टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेल आईडी है जिसके थ्रू आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर है, यहां के थ्रू आप किसी भी तरीके से कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई भी डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मुझे यहां मैसेज कर सकते हैं, लेकिन कॉल नहीं। सो प्लीज, ओके, क्या ध्यान रखेगा। अब जो मैं बात करने जा रहा था, बताने जा रहा था कि इसके तहत और कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। तो एनसीईआरटी में 6th क्लास की एनसीईआरटी में 4 चैप्टर हटा दिए गए हैं, हटाए गए हैं। अब वो 4 चैप्टर कौन कौन से हटाए गए हैं उसको देख लीजिएगा। नंबर 1, पहला चैप्टर का नाम है प्राचीन भारत में राज्यों की खोज। प्राचीन राज्यों में, प्राचीन भारत में राज्यों की खोज, ठीक है ना। एक दूसरा है अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का विवरण।
इसको भी हटा दिया गया है। अशोक प्लस चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का विवरण, इसको भी हटा दिया गया। तीसरा, इसमें गुप्त काल को भी हटा दिया गया। और चौथा, पल्लव व चालुक्य राजवंश, इनके इतिहास को भी यहां से हटा दिया गया। बोले कि ये सब नहीं पढ़ाया जाएगा, हटा दिए गए सारे। गांव शहर व्यापार के चैप्टर को छोटा कर दिया गया है। कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ है उसके जिक्र को हटा दिया गया है, ठीक है ना, वो भी हटा दिया गया। तो ये सारी चीजें उन्होंने इसमें से हटा दी है। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि आखिर सरकार का या एनसीईआरटी का मकसद क्या है। वो चाहते हैं कि संक्षिप्त और जरूरी मुद्दों को ही बच्चों को पढ़ाया जाए, गैर जरूरी चीजों को हटा दिया जाए। अब जरूरी गैर जरूरी क्या होते हैं ये आप और हम अलग तय करते हैं, और एनसीईआरटी के जो डायरेक्टर्स हैं, इनकी जो रिसर्च टीम है, या जो सरकार के अधीन जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी सोच अपनी जगह पर अलग है, ठीक है ना। उनके अपने मकसद अलग हो सकते हैं। सही है या गलत है ये आप और हम अलग तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन यहां पर कोई कमेंट इन सब चीजों पर नहीं करना है, क्योंकि हमें यूपीएससी देना है, यूपीएससी क्वालिफाई करना है, इसलिए अपनी सोच को संतुलित रखना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ में, और अपना जो हिस्ट्री का जो क्लास चल रहा है उस पर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।